प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आज के व्याख्यान अध्ययन में बीएससी भाग प्रथम के तमाम समस्त विद्यार्थियों का मेरी ओर से भी कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम एवं सुस्वागतम। आज की व्याख्यान चर्चा में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बलगतिकी। उक्त विषय बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय के रूप में अध्याय पंचम से चुना गया है। उक्त विषय प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए बलगतिकी भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उक्त विषय से जुड़े हुए कई सवाल, गणनात्मक मान, सैद्धांतिक प्रश्न, भौतिक रसायन से जुड़ी हुई परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उक्त विषय से जुड़े हुए कई सवाल पूछे जाते हैं। आज के व्याख्यानों का शुभारंभ करने से पूर्व प्रिय विद्यार्थियों, रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए कल के व्याख्यानों में हम जिसमें तीन प्रमुख शीर्षक थे, अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यकता, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं हैं। उन तीनों को सुपरिभाषित करने के पश्चात छद्म कोटि की अभिक्रियाओं पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें छद्म कोटि की अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें सामान्यतया अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान भिन्न भिन्न प्रक्षित किए जाते हैं, भिन्न भिन्न परिकलित किए जाते हैं। प्राय रासायनिक बलगतिकी में एक महत्वपूर्ण नियम है, सिद्धांत है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती है जिसमें दो कारकों की वजह से उन अभिक्रियाओं की कोटि और अणुसंख्यकता के मान भिन्न भिन्न प्रक्षित किए जाते हैं। प्रथम वाला जो कारक था वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें एक क्रिया कारक ऐसा होता है जिसकी अधिक सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसके दो प्रमुख दृष्टांत मैंने रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए विगत वीडियो में मैंने विस्तार से प्रतिपादित किया था, जिसमें H2O का जलक बटन प्रमुख दृष्टांत था जिसमें जल की अधिक मात्रा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाती। रासायनिक अभिक्रिया का वेग एथिल एसीटेट की कम सांद्रता पर निर्भर करता है और उक्त अभिक्रिया में अणुसंख्यकता का मान 2 होता है और आप देखेंगे अभिक्रिया की कोटि एथिल एसीटेट की इकाई सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ शर्करा का जो प्रतिपन है, इस शर्करा के प्रतिपन में भी जल की अधिक सांद्रता, भारी सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाती और ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है शर्करा की इकाई सांद्रता पर निर्भर करता है। उक्त दोनों परिस्थितियों में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान अलग अलग होते हैं। अणुसंख्यकता के मान दोनों परिस्थितियों में 2 प्रक्षित किए गए हैं और अणुसंख्यकता के मान जो है 1 प्रक्षित किया गया, अणुसंख्या का मान 2 प्रक्षित किए गए हैं और छद्म कोटि की अभिक्रिया के मान 1 प्रक्षित किए गए हैं। दूसरी जो कारक है, दूसरी जो वजह है, जब अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान अलग अलग परिकलित किए जाते हैं, दूसरी जो वजह होती है वो क्रियाविधि भी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक रसायन में, रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में, वातावरण में इससे अनेकों जटिल अभिक्रियाएं भी सर्वविदित है, ज्ञात है, जिसमें वो रासायनिक अभिक्रिया है अपनी क्रियाविधि के अंतर्गत एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। उसमें एक पद को छोड़ करके शेष जो पद होते हैं वो तीव्र गति से संपन्न होते हैं।
एक पद जो होता है वो धीमी गति वाला होता है, वो धीमी गति वाला पद वेग निर्धारक पद होता है। वेग निर्धारक वाले पद में हमें ये प्रेक्षित करना जरूरी होता है कि उस वेग निर्धारक पद में कुल ऐसे क्रियाकारक सक्रिय स्पीशीज हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिभाषित करते हैं, तब्दील करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो वेग निर्धारित पद में ऐसे क्रियाकारकों की संख्या को योग करके, चिन्हित करके, पहचान करके उनको योग करने के पश्चात वो उस अभिक्रिया की कोटि का सुनिश्चित करता है। विगत व्याख्यानों में 3 प्रमुख दृष्टांत मैंने आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन था। दूसरा वाला उदाहरण चंदन कोटि की अभिक्रिया से पढ़ाई जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर देखेंगे आप। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके ट्वाइस NO2 बनाता है। प्रथम दृष्टया जब हम ये प्रेक्षित करते हैं कि उस अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जब पूछा जाता है कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब फ्लोरीन से क्रिया करता है और ये बनाता है, या ये अभिक्रिया जब दी होती है, ऐसी स्थिति में जब पूछा जाता है बच्चों से कि बताइए उक्त अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, प्राय विद्यार्थियों के दिमाग में सामान्य नियम बलगतिकी का चलता रहता है कि जितना उसमें अभिक्रिया की कोटि होगी उतनी उसमें अनुसंख्यकता भी होगी। जाहिर सी बात है, ये अभिक्रिया जो आपको मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। आप देखेंगे 2 और 1 3, ऐसा लग रहा है ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, जबकि वास्तव में इसकी अनुसंख्यकता जो है वो 3 होगी। जबकि आप देखेंगे इसमें अभिक्रिया की कोटि मैंने यहाँ पे लिखा है, O का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, अनुसंख्यकता का मान 3 है। आइए क्रिया विधि के आधार पर आप समझने का प्रयास करते हैं। धीमी गति वाले पद में NO2 F2 से क्रिया करता है और मुक्त यहाँ पर फ्लोरीन जो है दाएं तरफ जो उसका निर्माण करता है। अभिक्रिया पहले वाले धीमे गति संपन्न होती है। दूसरे वाले जो अभिक्रिया है, जो आप पहले वाले जो धीमे वाले गति में जो फ्लोरीन बना, अगले वाले जो पद में त्वरित जो है NO2 से आक्रमण करके क्रिया करके NO2F का बनाता है। ये फ्लोरीन से फ्लोरीन जो है निरस्त हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये फ्लोरीन निरस्त होने के पश्चात में NO2 इसको आप काउंट करेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हमारे पास में 2 मोल आते हैं और अब आप देखेंगे ट्वाइस NO2F यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको जो धीमी गति वाला जो पद है, जिसको हमने जो वेग निर्धारक पद कहा है, उसमें आप क्या करेंगे, कितने भी जो क्रिया कारक है उनकी संख्या को हम काउंट करेंगे। NO2 की संख्या 1 है, F2 की संख्या 1 है। जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के पश्चात में जो अभिक्रिया की कोटि का मान आएगा वो उन्हीं की संख्या के अनुरूप होगा। NO2 1 है, F2 1 है। तो आप देखेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और प्रथम दृष्टया हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे तो कोई ये वाली जो अभिक्रिया है, ये जो है तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि हमने क्रिया विधि के आधार पर, वेग निर्धारक पद के आधार पर, धीमे गति वाले पद के आधार पर हमने ये प्रमाणित किया, सुनिश्चित किया है कि ये अभिक्रिया की कोटि जो द्वितीय है। और इसके अलावा एक तीसरे वाले जो अभिक्रिया जो है पेरोक्साइड डाइसल्फाइड का, जब अगले वाले आयोडाइड माइनस के साथ में अभिक्रिया होती है, पुनः एक जटिल अभिक्रिया आप सभी के सम्मुख मैंने ये लिखी है, प्रदर्शित की है कि जिसमें ट्वाइस मोल ऑफ SO2 और सल्फेट आयोडाइड बनाना होता है। अब इसके बारे में विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बताइए ये पेरोक्साइड डाइसल्फाइड H2O2- से आयोडाइड माइनस से जब क्रिया करता है, सल्फेट आयन बनाता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी अभिक्रिया की कोटि का मत परिकलित करिए। प्रथम दृष्टया ऐसा में प्रतीत होता है कि देखेंगे H2O2- और 2 आयोडाइड आयन है, तो कुल मिलाकर के इसकी अभिक्रिया की कोटि 3 होनी चाहिए, जबकि 3 ना होकर के 2 होती है, अनुसंख्यकता 3 होती है। यह क्रिया विधि के आधार पर जो है इसको प्रमाणित किया गया, इसकी वैधता को जो है संपादित किया गया। 3 प्रकारों में देखेंगे, पहला वाला धीमे गति से संपन्न होता है, दूसरा वाला तीव्र गति से, तीसरा वाला तीव्र गति से संपन्न होता है। पेरोक्साइड डाइसल्फाइड H2O2- जो होता है आयोडाइड माइनस से धीमी गति से संपन्न होकर के एक जटिलतम मध्यवर्ती आयन स्पीशीज जो बनाती है सल्फर और ऑक्सीजन वाली, वो H2O3- जो है यहाँ पर व्युत्पन्न होती है। अगले वाले जो पद में जो तीव्र गति से जो ये वाली जो मध्यवर्ती जो आयनिक स्पीशीज सल्फर और ऑक्सीजन की, ये पलटवार जो आयोडीन से क्रिया करती है और यहाँ पर देखेंगे सल्फेट आयन जो मुक्त होते हैं,
और पुनः यहाँ पर जो है मुक्त आयोडीन परमाणु यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और आप देखेंगे तीसरे वाले पद में पहले वाले पद दूसरे पहले आयोडीन से सेलेक्ट करते हुए चुनते हुए ये आयोडीन और आयोडीन आपस में क्रिया करेंगे और यहाँ पर तीव्र गति से आयटो बना लेंगे। देखेंगे यहाँ पर H2OH जो माइनस है दाएं तरफ है, ये देखेंगे ये अगले वाले पद में बाएं तरफ H2OH जो स्पीसीज है उससे निरस्त करेगा। इसी तरह से दो आयोडीन के जो परमाणु है दाएं तरफ, ये बाएं तरफ के जो परमाणु को निरस्त करेगा और अंत में हमारे पास मूल समीकरण एक डबल डैश वही प्राप्त होगी। अब हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि जो धीमी गति से जो पद संपन्न हो रहा है, ये वेग निर्धारक पद होता है, उस वेग निर्धारक पद में हमें गिनना होता है H2O 2 माइनस I माइनस में 2 है। जाहिर सी बात है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एक दृष्टांत है। आइए अगला वाला बलगतिकी में हम पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए बलगतिकी क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जब पूछा जाता है कि अमुक कोटि के लिए, हालांकि आज हम यहाँ पर जो है प्रथम कोटि के लिए बलगतिकी पढ़ेंगे, तो बलगतिकी के बारे में प्राय विद्यार्थियों के मस्तिष्क में जो है एक सीमित उनके जवाब होते हैं, सीमित उत्तर होते हैं कि बलगतिकी का मतलब प्राय विद्यार्थी जान नहीं पाते और जवाब भी देते हैं तो वो यथार्थ जवाब जो है प्रस्तुत नहीं कर पाते। प्रिय विद्यार्थियों, बलगतिकी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर, अभिग्रहितों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर आपको बलगतिकी को सुपरिभाषित करना होता है। तो आइए देखिए इस बलगतिकी में जो पूछा जाता है, हम यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए है तो बलगतिकी में सबसे पहले बिंदु 1 पर आप क्या करेंगे, वेग समीकरण या वेग नियम को का मान परिकृत करेंगे। उसको 2 भागों में बांटा गया है। वेग समीकरण क्या होता है, वेग नियम क्या होता है, उसकी परिभाषा निकालेंगे। वेग समीकरण या वेग नियम जो होता है, वेग समीकरण जो है आप देखेंगे ये वेग समीकरण है, ये वेग नियम है, ये दोनों प्राय जो है एक ही मान को दर्शाते हैं। तो जब आप बलगतिकी में पहला वाला बिंदु निकालना होता है तो ऐसी स्थिति में वेग समीकरण को सुपरिभाषित करेंगे। और ये वेग नियम का कितने प्रकार के होते हैं, अवकलित और समाकलित। इसके अलावा द्वितीय पे आपको आलेखीय निरूपण जो उस कोटि की अभिक्रिया के लिए बलगतिकी में आपको परिकलित करना होता है। उसके बाद देखेंगे आपको जब बलगतिकी शब्द जहां पर आता है तो बलगतिकी में आप देखेंगे अर्धआयु काल का मान परिकलित करेंगे। क्रियाकारक क्रियाफल जब आपस में टकराते हैं और क्रियाकारक आपस में टकरा कर क्रियाफल बनाता है, ऐसी स्थिति में जैसा हम प्रेक्षित करते हैं उससे कई जटिलतम पदों से होकर के आप देखेंगे ये अभिक्रिया संपन्न होती है। कई तरह के रासायनिक हलचल प्रेक्षित की जाती है, तब जाकर के क्रियाकारक आपस में क्रिया करके क्रियाफलों का निर्माण करते हैं। तो ये सारी तमाम जो चीजें हैं ये हमें बलगतिकी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अलावा बलगतिकी में आपको जो अर्धआयु काल टी हाफ के अलावा विलंबी समीकरण को परिकलित करना होता है। इसके अलावा जो है आपको अंतराल सूत्र का मान भी परिकलित करना होता है। इसके अलावा बलगतिकी में जब आप उससे संबंधित अवकलित या समाकलित जो वेग समीकरण वेग नियम निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको जो है जो गणनात्मक जो मान है, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं, उसमें भौतिक रसायन में उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जुड़े हुए कुल कितने संख्यात्मक मान है जिसका मान हम परिकलित करेंगे। और इसके अलावा जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जुड़े हुए जो दृष्टांत है, प्रमुख जो उदाहरण है, विगत व्याख्यानों में मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जुड़े हुए कई तरह के जो दृष्टांत जो है मैं आप सभी के सम्मुख जो है सुपरिभाषित कर चुका हूं। तो 6-7 बिंदुओं के आधार पर आपको जो है उस अभिक्रिया की कोटि का मान जो है परिकलित करना, बलगतिकी के में जो इन बिंदुओं को जो समावेशित करना होता है। एक बार पुनः उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं दोहरा देना चाहता हूं। आज का हमारा जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बलगतिकी, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो बलगतिकी का मान जब हम निकालेंगे परिकलित करेंगे, ऐसी स्थिति में आपको जो है 6 बिंदुओं पर 7 बिंदुओं पर जो है आपको जो है उस अमुक कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको जो जानकारी जो है आपको देनी होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रिय विद्यार्थियों, रासायनिक विज्ञान में आप देखेंगे कई तरह की जटिलतम सरलतम अनेक कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती है जब क्रियाकारक आपस में क्रिया करके क्रियाफलों में रूपांतरित होते हैं। तो पहला वाला जो अभिगृहित है उसमें लिखेंगे आप वेग समीकरण का मान या वेग नियम का मान परिकलित करेंगे। उसके अलावा वेग समीकरण कितने प्रकार का होता है इसको आप इसका आगे का जो वर्गीकरण है उसके बारे में लिखेंगे। दूसरा वाला है वेग नियम जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वेग नियम के बारे में आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारी जो है बलगतिकी में देनी होती है। पहला वाला है अवकलित हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा समाकलित हो जाएगा। यही तक कि आपको बलगतिकी सीमित नहीं करेगी,
इसके अलावा आपको उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की आलेख की जो निरूपण है वो भी आपका मान परिकलित करना होता है। इसके आलेख की निरूपण करने के पश्चात अर्धयोकाल टी-हाफ का मान परिकलित करना होता है। उसके अलावा विलेम्य समीकरण का मान परिकलित करना होता है और अंतराल सूत्र का मान भी परिकलित करना होता है। और अंत में बारी आती है उस बल गतिकी में उस कोटि के लिए, यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जुड़े हुए जो गणनात्मक मान है उनको हल करना है। और इसके प्रमुख जो उदाहरण है आने वाले व्याख्यानों में प्रिय विद्यार्थियों इससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण अभिगतों बिंदुओं पर हम खुल करके चर्चा करेंगे। फिलहाल आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद, आभार, नमस्कार।